जय हिंद। आइए डेली जीके जीएस का ये टेस्ट नंबर हम लोग 13 लेकर हाजिर है। यहाँ पर ये देखिए खान सर के द्वारा चलाया जाता है और इसमें से आप जानते हैं कि सेट में आपको कितना 50 क्वेश्चंस रहता है। काफ़ी खूबसूरत यह सेट रहता है इनमें, क्योंकि इसमें आपको क्या रहता है कि जीके के अलावा याद रखिएगा जीके रहता है, साइंस रहता है और करंट अफेयर भी रहता है। तो काफ़ी अच्छा सब मिश्रित रहता है 50 क्वेश्चन का सेट का। तो आज ही हम लोग वही 13 नंबर सेट को हम लोग देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और चलिए अब सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करता है कौन सा युग में सुमेलित इसमें से नहीं है। तो याद रखें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गोविंद सागर मतलब ये सागर हुआ, सतलज नदी में बना, ये भी सही है। कुलोड़ी जो झील है यह कृष्णा नदी नहीं बल्कि कृष्णा गोदावरी के बीचों बीच में पड़ता है, इसलिए यह वाला आपका सही नहीं है। बाकी उकाई पड़ी ये जलाशय आपको ताप्ती नदी पे, ये भी सही है। बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में आपको झेलम नदी पे बना, तो ये तीनों के तीनों सही है। और 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको बीच में पाया जाता है। तो ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है, उसमें भी अंडमान निकोबार को किसको करता है। तो याद रखिएगा वो आपको ये लिटिल अंडमान को अलग करता है और साथ साथ कार निकोबार को अलग करता है। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का देखना है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि कुछ मिथि है, इसको मिलान सिद्ध करना है एक दूसरे से संबंधित में। तो इसका मिलान वाला अगर आप देखेंगे तो इसका 3 का सी नंबर चलता है, यानी कि ये 3 का ये आप देख सकते हैं कि सी, यानी कि ए का 5 नहीं, इसको आप 4 लेकर चल लीजिए। 4 में तो कैसे हो गया। तो देखिए कोलकाता की जो अपेक्षा है ना अधिक गर्म होती है, तो या किसके कारण। तो याद रखिएगा वो अक्षांश के उपस्थिति के कारण ही गर्म होता है। उसके अलावा हिमालय में हिमपात होती है वह तुंगता के कारण। और पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल से पंजाब तक जो वर्षा होती है, तो याद रखिएगा वह पूर्वी मानसून के कारण होती है। तो याद रखना उत्तर पूर्वी मानसून यानी पूरब से वह पश्चिम की ओर जाती है, जिसके कारण होती है। सतलज गंगा के मैदान में जो शीतकालीन वर्षा होती है, तो याद रखो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम या भूमध्य सागरीय इसके कारण वर्षा होती है। इसमें से ऑप्शंस में थोड़ा सा एथी था इधर उधर, बाकी सब सही है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन 4 नंबर कैसा है, तो हम लोग का 4 का सी होगा। याद रखिएगा तो उष्णकटिबंधीय वन जो है यहाँ पे, जो वन यहाँ पे दिया हुआ है, ये हालांकि 5 नहीं बल्कि इसको 4 कर लीजिए। तो उष्णकटिबंधीय वन आपको पड़ता है ये साइलेंट वैली केरल वाला क्षेत्र में पड़ता है। शंकुधारी आप जानते हैं कि हिमालय वाला क्षेत्र में पड़ता है, जबकि कक्ष वाला हो गया आपका ये सुंदर वन वाला डेल्टा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जबकि आधी पतझड़ी वन कहाँ पे मिलता है आपको, तो राजस्थान वाला क्षेत्र में रहता है। तो ये आपका आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन का कहता है इनमें से कोयले के भंडार से संबंधित याद रखिएगा और वही क्रम में घटते क्रम बताना, यानी कि पहले आपको झारखंड सबसे ज्यादा होता है, 2 नंबर पे आपका उड़ीसा, 3 नंबर पे आपका ये छत्तीसगढ़ हो गया, 4 नंबर पे आपका मध्य प्रदेश हो गया। तो इस तरह 5 का आपका आंसर ए होगा। 6 नंबर क्वेश्चन स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत किसको किसको जोड़ा जाता है। तो याद रखिए आपको ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता यही आपका आ जाता है, यानी कि ये कोलकाता हो गया और ये दिल्ली हो गया, यहाँ पे आपका मुंबई हो गया और ये आपका चेन्नई हो गया। ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे भी मिलाना है कुछ जनजाति का वगैरह से। तो याद रखिए जौनसारी आपको कहाँ पे पड़ता है, तो ये जनजाति आपका उत्तराखंड में पड़ता है। संथाल आपको जनजाति या झारखंड में मिलेगा। भील आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा जो सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि लेप्चा जनजाति आपको कहाँ पे सिक्किम में मिलेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का देख लीजिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आपका कौन सा है, तो बी है। 7 का कौन सा हो गया, तो बी नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि हम लोग का जिसमें से विचार करना है कौन सा कथन सही के बारे में। तो भारत में कपास के पौधे का आदि निवास है, तो ये भी सही है, यानी कि कपास हुआ था। और विश्व में भारत का पहला देश है जहाँ पे कपास की संकर किस्म विकसित हुई है, ये भी वर्णत उत्पादन से संबंधित है, यानी कि आप दोनों के दोनों सही है। तो इसका याद रख सकते 8 का सी हो गया। हालांकि कपास के उत्पादन के लिए याद रखिएगा काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं वो उत्पादन ऐसी होता है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन करना है। यहाँ पे आपको मिलाना है कौन सा तटीय अपर्दन के लक्षण से संबंधित बनते हैं। तो आपको तटीय मेहराब बनता है, साथ साथ भृगु यानी कि क्लिफ बनता है, साथ साथ हुक बनता है, यानी कि 2, 3, 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये बी होगा। चलिए कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिए कर्नाट वंश के संस्थापक क्या आपको नान्य देव मिलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में देवगिरी के शासक कौन सा था। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय वह रामचंद्र देव थे जो कि देवगिरी के शासक थे। और ये याद रखना होगा कि देवगिरी पे उस समय कब हुआ था, तो 1296 में ईस्वी में आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली और गुरसप्पा था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण के लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो किसके समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय। इसी के समय बंगाल का विभाजन वगैरह भी हुआ था। तो ये आपने देखा कि विश्वविद्यालय वगैरह ये सभी बना हुआ था और पुलिस आयोग वगैरह ये सब भी स्थापित किया गया था। तो ये इससे संबंधित है, याद रखिएगा।
चलिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो ये यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक HSRA की स्थापना 1924 में हुआ था, जबकि इसी में आपको जोड़ देगा सोशलिस्ट HSRA। तो ये आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में हुआ था, जबकि 1920 में आप जा रहे हैं असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1 अगस्त के दिन। उसी दिन भीम मतलब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मतलब आपको 1930 में हुआ था। साथ ही साथ पहला गोलमेज सम्मेलन भी आपको 1930 में ही हुआ था। चलिए, कैबिनेट मिशन के संबंध में भारत किस लिए भेजा गया था? तो याद रखना है, कैबिनेट जो मिशन आया था तो याद रखिएगा वह 24 मार्च को आया था। 24 मार्च 1946 को आया था। और यह किस लिए आया था? तो सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित, यानी इसका 2 नंबर होगा, सत्ता का हस्तांतरण से संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए आया था। और इसमें से जो 3 अध्यक्ष मतलब व्यक्ति था वह पास मतलब पी मतलब वो पैथरिक हो गया, एक मतलब अलेक्जेंडर हो गया, और एस मतलब स्टोपेट क्रिप्स हो गया। यह 3 व्यक्ति था, जिसमें अध्यक्ष के रूप में आपको पैथरिक लॉरेंस देखने को मिलेगा। किसी ताप पर के पिंड के तल द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा यानी कि टी पावर एन समानुपाती होता है, या टी से मतलब ये परम ताप है तो एन का वैल्यू कितना होता है? तो याद रखिएगा चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, यानी कि 15 का सी हो गया। उसी को मतलब उत्सर्जित या ऊर्जा को लेकर कौन सा नियम आता है? तो याद रखिएगा आपको जूल का नियम है। जूल का नियम है यही वाला, सॉरी यह स्टीफेंस का है। यह आपको विकिरण ऊर्जा वाला है, तो याद रखिएगा स्टीफेंस से संबंधित ऊर्जा है, जो कि चतुर्थ घात के उसके समानुपाती होता है। सूर्य के प्रकाश के प्रिज्म पर बने वर्णक्रम को रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग कौन सा होता है? याद रखिएगा सबसे आवृत्ति वाला रंग आपको कौन सा हो गया? तो बैगनी रंग का होता है। और इसके याद रखिएगा आवृत्तीय विचलन समान ही होता है, जबकि उसका तरंगदैर्घ्य अलग होता है। तो जिसे याद रखिएगा, जिसका विचलन ज़्यादा होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि आवृत्ति कम होता है, और यह उसका मतलब और उसका जिसका मतलब तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है तो उसका मतलब याद रखिएगा उसका विचलन कम होता है। तो इसमें से यही होगा, याद रखिएगा। इसमें से उसका हम लोग कैसे लिखते हैं? VIBGYOR, यही आपका भिग्योर से निकल जाता है। ये सबसे नीचे विचलन बैगनी रंग का होता है, सबसे ज़्यादा कम इसका लाल रंग का होता है, और बीच का रंग आपको याद रखिएगा तो वह हरा रंग का होता है। चलिए, यदि दर्पण द्वारा प्राप्त आवर्धन ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या है? तो याद रखिएगा इसका प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से यह छोटा होता है, तो वह उसी से संबंधित है। आवर्धन का यह ऋणात्मक से संबंधित है। हालांकि यह दर्पण में तो याद रखिएगा कि एक अवतल दर्पण होता है जिसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, एक उत्तल दर्पण होता है जिसे अपसारी दर्पण के नाम से पुकारा जाता है। 3 प्रतिरोध जिसका मान 2, 4, 8 है, याद रखिएगा उसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो तुल्य प्रतिरोध से किसके मतलब होगा? तो याद रखिए समानांतर क्रम में तो 2 ओम से कम होता है, क्योंकि समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस इसी तरह से डॉट 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 बटा rn तक ले रहता है। तो इसलिए से मतलब होता है इसका जो होता है प्रतिरोध या अन्य सभी से क्या होता है कि कम ही होता है, मिनिमम वैल्यू से भी कम ही होता है। यही अगर श्रेणी क्रम में रहता तो आपको जोड़ देते आपस में गिनती में, यानी कि 4 2 6 8 6 14, तो उस समय स्थिति में आपको 14 हो जाता। कब? जब श्रेणी क्रम में रहता तब। लेकिन यहाँ पे समानांतर क्रम है इसलिए 2 ओम से इसका कम होगा। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ऊष्मा के जूल के नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर करती है, निम्नलिखित में से कौन सा आरोपित किया जा सकता है इसमें से? तो याद रखिएगा इसमें से 19 नंबर आपका क्वेश्चन है का ये है आंसर आपका बी नंबर है, यानी कि यही ऊष्मा जूल का नियम से संबंधित H बराबर होता है I RT होती है। I आपका विद्युत धारा हो गया सर, R आपका रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध हो गया, T आपका टेम्परेचर हो गया। तो यह उसे ऊष्मा से संबंधित आपका जूल का नियम दिया हुआ है। इनकी धारा, चालक और प्रतिरोध उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अवधि के बराबर होता है। 19 नंबर क्वेश्चन का उसी तरह टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो याद रखिएगा टेफ्लॉन ये आपका टेट्राफ्लोरो एथिलीन का बहुलक है, यानी टेट्राफ्लोरो यानी कि फ्लोरीन आपका कितना हो गया? 4 हो गया, और एथिलीन यानी कि 2 कार्बन वाला को कहा जाता है, यानी कि C2H4, ये आपका फॉर्मूला हो गया टेट्राफ्लोरो एथिलीन हो गया। उसी तरह से पॉलीथीन के निर्माण में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन यानी कि C2H4 होता है। उसी तरह से आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC के मतलब न चिपकने वाले बर्तन में PVC का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये हो गया आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड का मतलब ये हो गया। जबकि ये आपका क्या होता है ल्यूसाइड काफ़ी ज़्यादा जहरीली गैस होती है, या एसिटिलीन गैस से क्या होता है कि उत्पन्न होता है उस समय। चलिए, एक उदासीन परमाणु में प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होती है कि याद रखिएगा उदासीन मतलब वह कैसा होता है? तो बराबर होता है, यानी कि जब न तो वह किसी को दिया हुआ है न ही किसी से लिया हुआ है। देता है तो धनायन बनाता है, जब लेता है तो ऋणायन बनाता है। तो ये चीज़ धातु क्या होता है कि विद्युत धनात्मक होती है, यानी कि ये देती है, जबकि अधातु होती है विद्युत ऋणात्मक होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। अगला हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन का आता है, निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम क्या है? आपका फास्जिन है। तो फास्जिन का चलिए देखते हैं।
तो इसका आंसर में याद रखिएगा वो आपको कार्बोनिल क्लोराइड होता है। फार्मूला देख लीजिए आपका, ये फार्मूला होता है यही COCl2 होता है, यही आपका फास्फीन होता है। जबकि फास्फीन होता है तो याद रखिएगा pH3 को उसको फास्फीन कहा जाता है। pH3 यानी कि जो आपको क्लोरोफॉर्म जो हम लोग छोड़ देते हैं वायु स्थिति में, वायु प्रकाश से, तो वह फास्फीन का निर्माण करते हैं, यानी कि फास्फीन यानी। और जबकि क्लोरोफॉर्म मतलब ये आपका जो क्लोरोफॉर्म होता है सुखाने वाली गैस, उसका फार्मूला याद रखिएगा CH3 आपको, मतलब ये CH3 आपको ये F होता है, यानी कि यही आपका क्लोरोफॉर्म होता है, यही बाद में इसमें बदल जाता है। चलिए, पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? याद रखिएगा अस्थायी कठोरता के कारण उसमें है आपको कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोरेट और सल्फेट के कारण नहीं होती है। जबकि अस्थायी कठोरता पूछता है तो बाइकार्बोनेट के कारण होता है। तो याद रखिए ये अस्थायी कठोरता ये वाला है आपको बाइकार्बोनेट के कारण, जबकि अस्थायी कठोरता ये है। जबकि सोडियम कार्बोनेट से क्या जाता है कि दोनों तरह की मतलब ये थी अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस कौन सी होती है? तो याद रखिएगा वो एसिटिलीन गैस होती है। कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2 इस पर क्या करेंगे, जल की अभिक्रिया कराई जाती है। तो वैसे स्थिति में एसिटिलीन यानी कि C2H2 बनाती है। साथ साथ भाखड़ा चूना यानी कि CaOH2 यानी कि ये भाखड़ा चूना हो गया, तो ये भी निर्माण करती है। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह पौधा आपके ऊपर ही यानी कि पेड़ के ऊपर ही फल पक जाता है, वह एथिलीन गैस के कारण होती है। एक पौधा जब प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला एक ऐसा हार्मोन यही आपको एथिलीन ही है। जबकि मेथेन गैस को मार्स गैस का भी नाम से हम लोग जानते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा वो 1 होती है। और जबकि यूकैरियोटिक तो उसमें से 2 से शुरू होता है। तो याद रखना है अर्ध, ये आपका प्रोकैरियोटिक अर्ध विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक आपको विकसित कोशिकाएं होती है। किसे मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसको थैलमस को क्या कहा जाता है? आपको प्रसारण केंद्र कहा जाता है। जबकि हाइपोथैलेमस वगैरह भूख प्यास ताप वगैरह ये सब चीज के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि अनियंत्रित क्रिया वगैरह के लिए यह मेडुला ग्रंथि उत्तरदायी होता है। रोडोप्सिन में विद्यमान कौन सा चिन्ह मतलब चिन्हित करे? तो याद रखें रोडोप्सिन में जो किससे संबंधित हो जाता है? तो आपका 27 का ए कह रहा है, यानी कि यह विटामिन ए का निर्माण, मतलब यह विटामिन ए से संबंधित है। रोडोप्सिन वाला विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, बी वाला को थायमिन कहा जाता है, सी को एस्कॉर्बिक एसिड, डी वाला को कैल्सीफिरोल कहते हैं, ई वाला को टोकोफेरोल कहते हैं, के वाला को नेप्थोकिनोन या फिलोकिनोन के नाम से जाना जाता है। पहले हमारे पाचन क्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो याद रखिएगा आप हम लोग का यह अमाशय से शुरू होता है। इसमें से निकलता है, अमाशय से हमारा पेप्सिन निकलता है जो प्रोटीन के यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। इसके अलावा जब आगे जाएंगे हम लोग अग्नाशय पेंक्रियाज में, वहाँ से ट्रिप्सिन निकलती है और वहाँ से भी ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। साथ साथ छोटी आंत में आपको इरेप्सिन रहता है, तो यानी कि PTI आप याद रख सकते हैं। पी यानी कि पेट वाला से निकलता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन आपका अग्नाशय से, और इरेप्सिन जो होता है आपको छोटी आंत से निकलता है। यानी 3 क्रम में यह प्रोटीन का पाचन होता है। और ये प्रोटीन से ही खंडन से विखंडन से आपको क्या बनता है? तो अमोनिया का निर्माण होता है। वही जो मूत्र विसर्जन के पश्चात वो उस समय यूरिया रहता है, बाद में अमोनिया में बदल जाता है विषैले पदार्थ के रूप में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है प्रोटीन का ये। और सबसे अंतिम समय में प्रोटीन का ही पाचन होता है। सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है, उसके बाद 2 नंबर पे आपका वसा का, 3 नंबर पे आपका प्रोटीन का ही पाचन होता है। जबकि बड़ी आंत में आप याद रखिएगा आपको पानी का क्या होता है कि अवशोषण होता है। जबकि यहाँ पे मुख है तो मुख से आपको लार एंजाइम निकलता है जो कि स्टार्च मर्ज को क्या करता है, वह ग्लूकोज वगैरह में बदलने का कार्य करता है। स्क्लेरेन्काइमा उत्तक के संदर्भ में असत्य कथन को यहाँ पे चुनना है, असत्य कथन का। तो याद रखिएगा इसका आंसर में, तो यानी कि इसकी कोशिका जीवित होती है, जीवित नहीं बल्कि मरा हुआ रहता है, तो इसका यही ए होगा। इसके अलावा सही देख लीजिए और कौन कौन से आंसर निकलेगा। इसकी कोशिकाएं मृत होती है, इसकी कोशिकाएं लंबी और पतली होती है, और अंतः कोशिकीय स्थान नहीं होता है। तो ये आपका इससे संबंधित आपका 3 क्वेश्चन इसमें से देख लिया आप। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो हमने आपको बताया था कि PAS यानी कि ये पास, पी ऐसे याद PAS यानी कि आपको पास से संबंधित हो गया। तो यानी कि आपको ये स्टोपेड वुड नहीं था। बाकी P से पैथरिक हो गया, उसके अलावा A से आपका देख लीजिए तो अलेक्जेंडर हो गया, और S से आपका स्टोपेड क्रिप्स हो गए। तो ये 3 व्यक्ति थे, और ये वाला जो था विलियम वुड ये नहीं था। कैबिनेट मिशन 1946 में बताया, 24 मार्च 1946 को आया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के, भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो याद रखने का इसमें से सही से संबंधित आपको पूछ रहा है, तो इसका 1 और 4 नंबर होगा। यानी कि इसका वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये सही है। साथ साथ कई समितियों के माध्यम से यह कार्य कर रहे थे, तो ये आपका सही है। यानी कि 1 और 4 आपका सही है। जबकि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, नहीं बल्कि यह एक अप्रत्यक्ष परिणाम का परिणाम था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी बल्कि बहुदलीय था, यानी कि ये आपका 2 और 3 वाला ये गलत होगा।
भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए 32 नंबर क्वेश्चन के प्रारूप समिति के अध्यक्ष में हम लोग कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर साहब से, जबकि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आपको मिलता है यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा था आपको ये मतलब ये राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जबकि अस्थायी अध्यक्ष में मतलब सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर, कौन सी संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? याद रखिएगा इसमें से गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा था। 34 का सी होगा, यह इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। यह इससे वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं बल्कि यह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो यही आपका कहा है कि इसमें से कथन सा गलत कथन है, ये चीज़ याद रखना होगा। 35 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से यहाँ पे मिलान करना यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन का। तो 35 का याद रखिएगा इसका आंसर बी होगा, यानी कि पहले ए का 4 हो गया। यानी कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपको KM मतलब ये SC मुखर्जी थे, SC मुखर्जी थे। जबकि दूसरा नंबर है प्रारूप समिति के मुख्य एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो आपको KM मुंशी थे। और राजस्थान की रियासत प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य में कौन आएंगे? तो यह कृष्णमाचारी आते हैं। जबकि संघ संविधान से संबंधित कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही संविधान में निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में याद रखिएगा आपको BN राव थे। जबकि संघ संविधान वगैरह में आपको बोला था तो वह जवाहरलाल नेहरू हो गए। प्रारूप समिति में आप देखे थे तो भीमराव अम्बेडकर थे अस्थायी, और इसका वाला ये राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपका यहाँ से आपका GK का था। हालांकि यहाँ से करंट शुरू हो रहा था, हालांकि करंट इसमें नहीं देगा। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको करंट कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में, तब तक ले हमारे चैनल पर बने रहे। जय हिंद।